Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। आज हम शक्ति के बारे में बातचीत करेंगे, जो राजनीति की या राजनीति सिद्धांत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। शक्ति इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि यह बताती है कि दुनिया में जो अलग अलग तरह के उत्तम जीवन या गुड लाइफ की अवधारणाएं हैं या जो कम संसाधन हैं, उसके बारे में लोग किस तरीके से अपनी सोच, अपनी अवधारणा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी कि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, उनकी अलग अलग तरह की संकल्पनाएं हैं, और वो जब अपनी संकल्पना को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर एक तरह का संघर्ष उत्पन्न होता है, और शक्ति उसी संघर्ष के बारे में बताने की कोशिश करती है एक अवधारणा के रूप में। आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले हम शक्ति के कुछ संकल्पनाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें रॉबर्ट डॉल, हन्ना आरेंट, टॉलकट पर्सन्स की संकल्पना होगी। उसके बाद हम शोषण के रूप में शक्ति को देखेंगे, जो कि एक मार्क्सवादी अवधारणा के रूप में सामने आती है। उसके बाद हम प्राधिकार और वैधता की बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम मैक्स वेबर के विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद हम ग्रामसी और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई हेजेमनी या वर्चस्व की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम शक्ति की नारीवादी व्याख्या की बात करेंगे, और उसके बाद हम शक्ति के संबंध में फूको के विचार को समझने का प्रयास करेंगे। जो एक बुनियादी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है यहाँ पर जब हम शुरुआत कर रहे हैं शक्ति को समझने की, वो ये कि शक्ति को बुनियादी रूप से एक विवादास्पद अवधारणा माना जाता है। जब हम कहते हैं कि शक्ति एक कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है या एक विवादास्पद अवधारणा है, तो इसका मतलब यह है कि शक्ति की अलग अलग तरह की बहुत सी व्याख्याएं हैं, और उन सभी व्याख्याओं में से कोई एक व्याख्या सबसे पूर्ण है, यह दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम शक्ति को या शक्ति की अवधारणा को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें इन अलग अलग तरह की जो व्याख्याएं हैं उनकी एक समझ कायम करनी होगी, और उसके बाद हम अपने आप को या अपनी सोच को एक अवस्थित एक स्थान पर कर सकते हैं कि आखिर शक्ति की कौन सी अवधारणा ज़्यादा वरीयता देने लायक है। अगर हम रॉबर्ट डॉल की परिभाषा की बात करें तो रॉबर्ट डॉल इस बात पर जोर देते हैं कि जो शक्ति है उसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि इसमें एक व्यक्ति ए एक दूसरे व्यक्ति बी को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करता है जो वो किसी अन्य स्थिति में नहीं करता। तो इस मामले में अगर हम समझें तो जो शक्ति की जो पूरी अवधारणा है वो एक तरीके से व्यक्तियों के गुण के रूप में सामने आती है, जिसका प्रयोग व्यक्तियों के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर किया जा सकता है, और वह एक प्रभुत्व के रूप में भी सामने आती है। अर्थात शक्ति का प्रयोग दूसरे लोगों से अपनी इच्छा अनुसार काम कराने के लिए किया जाता है। तो रॉबर्ट डॉल की यह जो पूरी परिभाषा है वह इस अर्थ में महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इन्होंने यह बताने का या स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काम जब कराता है जो कि वो अन्य किसी समय पे नहीं करता, तो वो शक्ति का प्रयोग करता है। तो ये एक शक्ति की एक सामान्य सी समझ के रूप में परिभाषा सामने आती है, जिसे हम अपने रोज रोज के जीवन में भी देखते हैं और समझते हैं। लेकिन बहुत से जो लोग हैं, बहुत से विद्वान हैं, बहुत सी विचारधाराएं हैं, उन्होंने शक्ति की इस व्यक्तिगत स्तर की परिभाषा को नाकाफी माना, कमतर माना, और उनका कहना है कि असल में शक्ति सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर काम नहीं करती है, बल्कि यह एक सामूहिक स्तर पर भी काम करती है, जिसमें कि एक समूह के द्वारा दूसरे समूह को नियंत्रित किया जाता है। मसलन मार्क्सवाद में ये माना जाता है कि पूंजीपति समूह मजदूरों को या श्रमिकों को नियंत्रित करता है। नारीवाद में यह माना जाता है कि जो पितृसत्ता है, जो पुरुषों का जो एक पूरा वर्चस्व का माहौल है, उसमें नारियों के ऊपर या महिलाओं के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। तो ये एक संकल्पना है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि शक्ति की हमेशा से एक नियंत्रणकारी प्रवृत्ति के रूप में ही व्याख्या नहीं की गई है। मिसाल के तौर पर हन्ना आरेंट और टॉलकट पर्सन्स ऐसे दो विद्वान हैं जिन्होंने शक्ति की एक समर्थकारी भूमिका की ओर इशारा किया है। शक्ति की समर्थकारी भूमिका का क्या अर्थ है? शक्ति की समर्थकारी भूमिका का अर्थ यह है कि यह लोगों को कुछ काम करने में समर्थ बनाती है।
मिसाल के तौर पर हन्ना अरेंट ये कहती हैं कि शक्ति एक ऐसे शय के रूप में है, एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को काम करने में समर्थ बनाती है। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलकर कोई सहभागी उद्यम करते हैं और इस आधार पर वह एक नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में अपने काम को करने का प्रयास करते हैं। तो शक्ति एक सकारात्मक अर्थ में हन्ना अरेंट के विचारों में सामने आती है। टॉलकट पर्सन्स ये कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था में जो भूमिका पैसों की होती है, वही भूमिका शक्ति राजनीतिक व्यवस्था में या सामाजिक स्तर पर निभाती है। यानी कि जिसके पास ज़्यादा कुछ पैसा होता है वह लोगों की कुछ मदद कर सकता है, वो कुछ काम करने में समर्थ हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जिसके पास शक्ति होती है वह इस बात में समर्थ होता है कि वह कुछ बेहतर काम कर पाए, वो दूसरों की मदद कर पाए। तो वो भी जो टॉलकट पर्सन्स हैं वो भी शक्ति की एक मददकारी भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो शक्ति के बारे में हाल के समय में एक महत्वपूर्ण सूत्रीकरण है वो स्टीवन ल्यूक्स का दिया हुआ है। और स्टीवन ल्यूक्स ने भी, जो मैंने शुरू में एक उल्लेख किया था इस विचार का कि शक्ति एक विवादास्पद अवधारणा है, जो कि W.B. गैली ने प्रस्तुत किया था, वो भी इस विचार को अपनाते हुए इसी बुनियादी तर्क पर जोर देते हैं कि जो शक्ति है वो एक बुनियादी रूप से विवादास्पद अवधारणा है। स्टीवन ल्यूक्स ये मानते हैं कि लोगों में शक्ति के बारे में अलग अलग तरह की समझ होती है और उनमें इस बात के बारे में भी अलग अलग समझ होती है कि समाज किस तरीके से काम करता है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, समान होने का क्या अर्थ है, असमान होने का क्या अर्थ है। तो ये जो लोगों की अलग अलग समझ होती है उसमें हम कभी भी एक तरह की सहमति नहीं पा सकते हैं और इस आधार पर अलग अलग तरह की कई अवधारणाएं भी काम करती हैं और शक्ति भी इसी अर्थ में एक बुनियादी रूप से विवादास्पद अवधारणा है जिसके बारे में अलग अलग तरह के लोगों की सोच है और वो अपनी इस सोच के पक्ष में बहुत मजबूती से तर्क देने की कोशिश करते हैं। शक्ति को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए स्टीवन ल्यूक्स ने शक्ति के 3 आयामों की बात की और इसे उन्होंने अपनी पुस्तक पावर अ रेडिकल व्यू, जो कि 2005 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने इसके यानी कि राजनीतिक शक्ति के 3 आयामों पर जोर दिया। पहला यह जो शक्ति का आयाम है स्टीवन ल्यूक्स के द्वारा वो बताया गया, वो ये है कि शक्ति का जो पहला आयाम है वो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जो शक्तिशाली समूह होते हैं उन्हें कमज़ोर समूहों के ऊपर वरीयता मिले, उनके हितों को ज़्यादा मजबूती दी जाए। इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि अगर 2 समूह हैं, अगर मैं गांव की परिकल्पना करें जहां पर एक समूह है जो बहुत ताकतवर है और जो दूसरा समूह है वो कमज़ोर है, तो ताकतवर समूह हमेशा ही यह प्रयास करता है कि वो जिस चीज़ को सही मानता है, वो जिस चीज़ को अच्छा मानता है, उसे ही बढ़ावा दिया जाए और बहुत ही स्पष्ट तरीके से वह कमज़ोर समूह के हितों को दबा देता है या उनकी जो सोच होती है उनको पीछे कर देता है। और उसके पीछे बिल्कुल हम जब बाहर से अगर देखें तो हम साफ तरीके से ये देख पाएंगे कि अच्छा एक समूह है जो बहुत मजबूत है और वो दूसरे समूह को दबाने का काम कर रहा है। ये स्टीवन ल्यूक्स की पहली अवधारणा है। दूसरे स्तर पर स्टीवन ल्यूक्स से बोलते हैं कि शक्ति का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि कुछ मुद्दे या विकल्प कभी वाद विवाद में सामने न आए, या शक्ति खुद अपना एजेंडा तय कर सकती है और ऐसा करते हुए वो कुछ निश्चित मुद्दों को बाहर रख सकती है। यह नज़रिया पीटर बैकरैक और मार्टिन बार्ट्स जैसे 2 सिद्धांतकार हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका क्या अर्थ है ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि शक्ति कुछ खास तरीके के मुद्दों को बाहर रखती है, कुछ खास तरीके से एजेंडा सेट करती है, तो हमें अगर हम अपने आसपास के परिवेश को देखें, अपने देश की मीडिया को देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली मीडिया को देखें, तो हम इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कुछ खास तरीके के मुद्दे होते हैं जिन पर बार बार चर्चा किया जाता है मीडिया के द्वारा और उसमें फिर जो दूसरे कई मुद्दे होते हैं जो शायद तुलनात्मक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। और इस अर्थ में एजेंडा क्या होगा, किस तरह की बातचीत की जाएगी, किस तरह के मसलों पर ज़्यादा गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा, यह तय करने का की जो शक्ति है वो शक्ति के काम करने का दूसरा तरीका है। यानी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हम ये नहीं देख रहे हैं कि एक समूह दूसरे समूह पर नियंत्रण कर रहा है, लेकिन हम यह जरूर देख रहे हैं कि कुछ खास तरीके के मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होती है और कुछ खास तरीके के मुद्दे हैं जिन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है, जिन पर कोई बातचीत नहीं करता है। और मीडिया इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और भी इसके कई सामाजिक स्तर पर उदाहरण सामने
आ सकते हैं अगर हम ज़्यादा गहराई से विचार करें तो। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा गांव या एक ऐसा शहर या एक ऐसा राज्य जहां पर सवर्णों का वर्चस्व है, वहां पर कई बार जो दलितों से संबंधित मुद्दे हैं, जो अस्पृश्य जिन्हें माना जाता है उनसे संबंधित मुद्दे हैं, उन पर चर्चा ही नहीं की जाती है। तो इसके कई तरीके के उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि यह शक्ति किस तरीके से काम करती है। मूल रूप से यह एजेंडा तय करती है कि किन मुद्दों पर विचार करना है और किन मुद्दों पर विचार नहीं करना है। स्टीवन ल्यूक्स इन दो तरह की जो शक्ति की अवधारणाएं हैं उससे आगे बढ़ते हुए अपना विचार प्रस्तुत करते हैं और वे अपने इस विचार को यानी कि तीसरे आयाम को शक्ति का एक रेडिकल नज़रिया मानते हैं। इसके अनुसार शक्ति संरचनात्मक होती है और यह कई तरीके से लोगों की सोच को आकार देने का काम करती है। शक्ति के प्रभाव के कारण लोग अपने वास्तविक हितों को समझने में असमर्थ हो सकते हैं। लोगों को यह लग सकता है कि शक्ति उनके हित में काम कर रही है, लेकिन वह शक्ति संपन्न या शक्तिधारी व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार काम कर रही होती है। यह विचार शक्ति के मार्क्सवादी नज़रिए के सबसे नज़दीक है और आगे हम देखेंगे तो कुछ हद तक ये ग्रामसी के विचारों में भी सामने आती है। लेकिन हम इसे ल्यूक्स जो जिसे शक्ति का एक रेडिकल नज़रिया बोल रहे हैं उसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये उदाहरण सीधे तौर पर स्टीवन ल्यूक्स नहीं देते हैं, ये समझने के लिए हम खुद आपस में बातचीत करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर जब हम ल्यूक्स ये बोलते हैं कि शक्ति संरचनात्मक होती है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि एक जो शोषित समूह है, जो हाशिए पर पड़ा हुआ समूह है, जो शक्तिहीन समूह है, वो यह समझने लगे कि वास्तव में उसकी भलाई की चीज़ें वही हैं जो कि मजबूत तबके के द्वारा कही जा रही हैं। उदाहरण के तौर पे हम विचार करते हैं एक ऐसी लड़की का जो एक गांव में रहती है जहां पर उसके लिए मुख्य रूप से जो चीज़ तय की गई है वो ये है कि वो 16, 17, 18 या 19 साल तक होते होते उसकी शादी हो जाएगी और वो इसी रूप में उसे जीवन जीना है, यानी एक गृहिणी के रूप में। और वो लड़की इसके आगे बहुत कुछ सोचने में असमर्थ होती है। तो एक संरचना है, पितृसत्ता की संरचना हम बोल सकते हैं, या एक प्रभुत्वशाली नियमों की संरचना, धर्म की संरचना, जिसके अंतर्गत वो यह खुद मानकर चलती है कि इससे आगे सोचना उसके लिए सही नहीं है। तो जो संरचना है वो उसकी सोच तय करती है और जो चीज़ें उसके लिए बेहतर हो सकती हैं उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है या कम जाता है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कई बार इस बात का उदाहरण दिया जाता है कि दास अपनी दास्ता को एंजॉय करने लगता है, उसमें खुश रहने लगता है, उसे यह महसूस होता है कि यही उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अंग है और इसी के रूप में उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। शक्ति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा मार्क्सवाद के भीतर मिलती है और हम सब जानते हैं और हम इस बात की समझ होनी चाहिए कि मार्क्सवाद अपने आप में एक बहुत ही वृहद क्षेत्र है और उसमें आगे जब हम ग्रामसी की बात करेंगे तो केवल हम ग्रामसी को भी एक मार्क्सवादी ही मानते हैं। तो जब मैं यहाँ मार्क्सवाद की बात कर रहा हूँ तो मुख्य रूप से मैं मार्क्स और एंगल्स की राइटिंग से जिस तरीके से शक्ति के प्रयोग की बात सामने आती है उसके एक सबसे महत्वपूर्ण आयाम की बात कर रहा हूँ। और वह सबसे महत्वपूर्ण आयाम इस बात से जुड़ा हुआ है कि शक्ति शोषण के रूप में या एक्सप्लॉयटेशन के रूप में होती है। और इसमें मार्क्स और एंगल्स जो मुख्य बात जिस पर जोर देते हैं वो इस बात पर उनका जोर होता है कि जो अतिरिक्त उत्पादन होता है, जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, उस पर जब जनसंख्या के एक तबके का कब्जा हो जाता है और दूसरे तबके को बस उसके अस्तित्व कायम रखने भर दिया जाता है तो वह एक शोषण के रूप में होता है। और मार्क्स और एंगल्स इस बात को रेखांकित करते हैं कि असल में इस रूप में शोषण इतिहास के हर दौर में होता रहा है, आदिम साम्यवादी अवस्था को छोड़ दे तो, और शायद वो एक भविष्य में जिस कम्युनिस्ट समाज या साम्यवादी समाज की कल्पना कर रहे हैं उस समाज में शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके अलावे इतिहास के हर दौर में ये एक स्थिति रही है कि अतिरिक्त उत्पादन होता है। जनसंख्या का अस्तित्व कायम रखने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम उत्पादन होता है उससे जितना ज़्यादा उत्पादन होता है उसे अतिरिक्त उत्पादन बोल सकते हैं। और जब जनसंख्या के एक भाग के द्वारा इस अतिरिक्त उत्पादन पर कब्जा कर लिया जाता है या उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है तो वह जनसंख्या के अन्य भाग का शोषण होता है। और मार्क्सवाद में यह माना जाता है, या जैसे मैंने कहा कि मार्क्स और एंगल्स की लेखन में यह बात बहुत मजबूती से भरकर सामने आती है कि जो पहले की उत्पादन प्रणालियाँ थीं उसमें शोषण पूरी तरीके से साफ या पारदर्शी होता था,
लेकिन पूंजीवाद में शोषण पूरी तरीके से आर्थिक संसाधनों द्वारा होता है। पहले की जो उत्पादन प्रणालियाँ थीं उनमें आम स्पष्ट रूप से ये देखकर कहा जा सकता था कि जो सामंती वर्ग है उदाहरण के तौर पर वो भूदासों का शोषण कर रहा है। लेकिन पूंजीवाद के भीतर या अन्य जो इतिहास की अवस्थाएं हैं उनमें भी ये बात लागू होती है, लेकिन पूंजीवाद के भीतर ये चीज़ स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती है। और इसमें ये जो सरप्लस वैल्यू या मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसके आधार पर मार्क्स इस बात की व्याख्या करते हैं कि पूंजीवाद में असल में उदारवाद और पूंजीवाद दोनों एक साथ आते हैं, और उसमें ये चीज़ स्पष्ट रूप से सामने आती है कि जो लोगों के बीच में आपस में समझौते हो रहे हैं वो एक तरीके से नियमों के अनुसार हो रहे हैं, और कोई भी श्रमिक उदारवाद के भीतर वो ये मना कर सकता है कि वो काम नहीं करना चाहता है। यह स्थिति सामंतवाद से अलग होती है। सामंतवाद में लोगों को जबरन काम कराया जाता था, लेकिन पूंजीवाद में चूंकि यह उदारवाद के साथ जुड़ा होता है लोगों को यह स्वतंत्रता होती है। लेकिन और पूंजीवाद में होने वाले समझौते में श्रमिक को उसके श्रम के बदले में वेतन देने का प्रावधान होता है, इसलिए श्रमिक और पूंजीपति के बीच होने वाला विनिमय समान दिखता है। यानी कि अगर मैं एक पूंजीपति हूँ तो मैंने कहा कि मेरे पास ये काम है और जो इस काम को करेगा उसको 15,000 रुपये दिए जाएंगे, और जब मैं उसको 15,000 रुपये देता हूँ तो मैंने जो एक समझौता किया था उसका मैंने पालन किया, तो ये समान दिखता है। लेकिन मार्क्सवाद के अनुसार श्रमिक द्वारा किया गया अतिरिक्त उत्पादन पूंजीपति द्वारा उसे दिए जाने वाले वेतन से काफ़ी कम होता है, और मार्क्सवाद में इस अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू कहा जाता है। तो जो मुख्य बात है यहाँ पर वो ये है कि श्रमिक जो ये पूरा काम करता है उसका पूरा का पूरा वेतन उसको नहीं दिया जाता है, उसके द्वारा ज़्यादा काम किया जाता है, और इसी आधार पर मार्क्सवाद के भीतर शोषण होता है। हम इस बात की विवेचना में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन एक इशारा मैं यहाँ पर सिर्फ देना चाहता हूँ कि मार्क्सवाद के भीतर यह माना जाता है कि समय के साथ यह शोषण इतना बढ़ जाता है कि समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, पूंजीपति और श्रमिक, और अंत में श्रमिक वर्ग खुद को गोलबंद करते हुए क्रांति करता है। क्रांति करने के बाद एक अवस्था आती है जिसे कि सर्वहारा की तानाशाही की अवस्था कहा जाता है, उसके बाद समाजवाद आता है और उसके बाद साम्यवाद की स्थिति आती है। लेकिन मोटे तौर पर जो मार्क्सवाद के भीतर या मार्क्स और एंगल्स की राइटिंग के भीतर जो शक्ति के प्रयोग की जो एक सबसे मजबूत अवधारणा है वो यही है कि यहाँ पर जो पूंजीपति वर्ग होता है वह जो अतिरिक्त उत्पादन होता है या जो सरप्लस वैल्यू होता है उस पर वो खुद कब्जा कर लेता है, और इस तरीके से वो मजदूरों का या श्रमिकों का लगातार शोषण करता है। तो शक्ति के बारे में मार्क्सवाद की अवधारणा या मार्क्स और एंगल्स की राइटिंग्स के से सामने आने वाली अवधारणा पर अभी हम यही समझ कायम रखते हैं, और आगे किसी अन्य विषय पे चर्चा पे हम इस बात को ज़्यादा विस्तार से देखेंगे कि किस तरीके से मार्क्सवाद के भीतर इस शक्ति से बाहर निकलने की बात कही गई है। जो मैंने इशारों में कहा वो यही बात है कि वो एक क्रांति की बात करते हैं और वो साम्यवाद की स्थापना की बात करते हैं। लेकिन अगर शक्ति की हम एक अन्य अवधारणा की बात करें तो वो एक प्राधिकार और वैधता के विचारों के रूप में सामने आती है। जब नियमों को बनाया जाता है या उनका पालन किया जाता है तो यह कहा जाता है कि इसे नागरिकों की सहमति हासिल है और यह वैधानिकता के विश्वास को पूरा करती है, इसलिए वैध है। यानी कि अगर कोई नियम है, लोग उसका पालन कर रहे हैं, तो यह दावा किया जाता है कि चूंकि नागरिकों का विश्वास इस नियम को हासिल है इसलिए यह वैध है। दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में हम अपने सांसदों को या विधायकों को चुनते हैं, ये सांसद और विधायक एक तरीके से हमारी सहमति से, क्योंकि हमने इन्हें चुना है, संसद में कानून बनाते हैं, और जब ये कानून बन जाता है और हम इसका पालन करते हैं तो यह वैध होता है। लेकिन इसमें जो एक शक्ति जुड़ी होती है, जो वैधानिकता के साथ शक्ति जुड़ी होती है, उसे ही हम प्राधिकार या अथॉरिटी की संज्ञा देते हैं। प्राधिकार के बारे में मैक्स वेबर की विवेचना को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मैक्स वेबर ने प्राधिकार के 3 प्रकारों के बीच में अंतर किया। पहला उन्होंने तार्किक कानूनी कहा, दूसरा पारंपरिक और तीसरा करिश्माई। तार्किक कानूनी का अर्थ यह है कि जब लोगों का एक समूह बैठता है और वह इस तरीके से नियमों को बनाता है जिसमें यह माना जाता है कि वो खुद इसमें शामिल नहीं है, उसका हित शामिल नहीं है, बल्कि वो एक सार्वभौमिक रूप से नियमों को बना रहा है, और जब लोग इस आधार पर इन नियमों का पालन करते हैं कि यह सार्वभौमिक हित के हिसाब से बनाया गया है,
तब वह तार्किक कानूनी प्राधिकार के रूप में होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी कार से सड़क पर जा रहे होते हैं, सामने रेड लाइट आता है और हम उसे नियम मानकर वहाँ पर रुक जाते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि यह जो नियम बनाया गया है वह एक ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया है जो सिर्फ अपने हित के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि एक सार्वभौमिक हित है। यानी कि अगर रेड लाइट आने पर हम अपनी गाड़ी को रोकते हैं तो इससे सबका भला है। और इसी आधार पर बहुत तरह के नियम होते हैं जो तार्किक कानूनी रूप से निर्मित होते हैं, और इस प्राधिकार का आधार तार्किक कानूनी आधार पर बने नियम होते हैं। तो ये एक पहला आधार है जिस पर मैक्स वेबर जिस तरीके के प्राधिकार को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा वो बोलते हैं कि एक पारंपरिक प्राधिकार होता है। पारंपरिक प्राधिकार का मतलब क्या है? पारंपरिक प्राधिकार का मतलब यह है कि मुख्य रूप से हम किसी नियमों को या किन्हीं नियमों को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो परंपरा से सामने आ रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम सबरीमाला मंदिर का उदाहरण लें तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं खुद ही मंदिर में नहीं जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बावजूद उनके भीतर एक पसोपेश की स्थिति रहती है। तो इसका कारण यह है कि परंपरा से ये चीज़ें चली आ रही हैं और उन्हें ये लगता है कि परंपरा के अनुसार से जिन चीज़ों को तय कर दिया गया है, जिन नियमों को बना दिया गया है, उनका पालन किया जाना चाहिए। तो इस आधार पर, या इसका और कई उदाहरण हो सकता है, जो धार्मिक गुरु होते हैं जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, लोग उन बातों को सुनते हैं, उन बातों को मानते हैं। तो ये जो प्राधिकार होता है, यानी कि धर्मगुरु ने कुछ कहा और लोग उसका पालन कर रहे हैं, वो एक पारंपरिक प्राधिकार से आता है, क्योंकि धर्मगुरु पूरा का पूरा आश्रय लेते हैं धर्म ग्रंथों का। तीसरा अस्त्र जो मैक्स वेबर बताते हैं वो कहते हैं करिश्माई प्राधिकार के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा करिश्माई नेता होता है या कोई ऐसा करिश्माई व्यक्ति होता है जो कुछ भी, अब जब भी वो कुछ बातें कहता है, किस तरीके के विचार व्यक्त करता है, तो लोग उसको आंख मूंद कर मानते हैं या ये सोचते हैं कि हाँ, ये जो व्यक्ति कह रहा है, ये जो नेता कह रहा है वो बात सही है। और इसमें अलग अलग तरीके के नेताओं को हम शामिल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हिटलर भी एक तरीके के करिश्माई प्राधिकार का नेतृत्व करते थे, और हम यह भी कह सकते हैं, और ये बात सच भी है, कि गांधी भी के पास भी एक करिश्माई प्राधिकार था। आज के दौर में भी कई ऐसे नेता, कई ऐसे व्यक्तित्व हो सकते हैं जिनके पास इस तरीके का प्राधिकार हो। तो यह शक्ति को प्रयोग करने का ये तीन तरीके का आदर्श रूप वेबर बताते हैं, और वेबर यह भी मानते हैं कि ये तीनों के तीनों आदर्श प्रकार हैं और अनुभवमूलक सच्चाई जो होती है उसको अव्यक्त नहीं करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम देख सकते हैं कि एक साथ एक व्यक्ति तीनों प्रकार के प्राधिकार के तहत अपने जीवन को जी रहा है। एक समाज में तीनों प्रकार के प्राधिकार काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति के रूप में ये मुमकिन है कि अपनी एक गतिविधि मैं तार्किक कानूनी प्राधिकार के हिसाब से कर रहा हूँ, दूसरी गतिविधि मैं पारंपरिक प्राधिकार के तहत जो नियम आते हैं उनके द्वारा कर रहा हूँ, और अपनी तीसरी गतिविधि मैं किसी करिश्माई प्राधिकार के तहत कर रहा हूँ। तो ये जो प्राधिकार की जो पूरी अवधारणा है उसमें वेबर के विचार हैं। यहाँ पर दो तरीके के प्राधिकारों को या अथॉरिटी को हमें समझने की ज़रूरत है। एक डी फैक्टो होता है और दूसरा डी ज्यूरे। और डी ज्यूरे का मतलब होता है नाम मात्र का प्राधिकार, और डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तविक रूप से जो शक्ति का प्रयोग करता है वो। तो ये जो दो तरीके के प्राधिकार हैं वो एक तरीके से चीज़ों को सामने लेकर आते हैं, लोग उनका अनुपालन करते हैं। और जो एक मुख्य बात डेविड हिल ने इसमें रेखांकित की है नियमों की पूरी व्यवस्था में, और लोग जिस तरीके से नियमों का पालन करते हैं उनके बारे में, कि यह ज़रूरी नहीं है कि लोग हमेशा नियमों का पालन बहुत सोच समझकर करते हों। कई बार वो एक तरीके से इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके भीतर परंपरा पर सवाल खड़ा करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। वो एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर वो एक तरीके से अपनी सोच को नियंत्रित पाते हैं। वो ये समझते हैं कि वो अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और कुछ हद तक जो हम लोगों ने स्टीवन ल्यूक्स के विचारों में जो शक्ति का तीसरा या रेडिकल आयाम देखा था, उस तरह की स्थिति हो सकती है कि एक ऐसी संरचना है जहाँ पर लोग अपने जो पूरे विचार हैं उनको सही रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। यहीं पर एक जो हेजिमनी या वर्चस्व की जो पूरी अवधारणा है वह महत्वपूर्ण हो जाती है। एंटोनियो ग्राम्सी ने हेजिमनी की अवधारणा प्रस्तुत की है। ग्राम्सी इटली के एक महत्वपूर्ण मार्क्सवादी दार्शनिक थे। वो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के भी सदस्य थे। मुसोलिनी के शासन के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया
और जेल में रहते हुए ही उन्होंने बहुत तरह के लेखन किए जो बाद के दौर में प्रिजन नोट्स बुक के रूप में पब्लिश हुआ। अब ये जो उनकी हेजेमनी या वर्चस्व या कई बार इसे प्राधान्य भी कहा जाता है, इसकी जो पूरी अवधारणा है वो द प्रिजन नोटबुक से ही सामने आती है। उसमें जो मुख्य समस्या जिसके बारे में विचार कर रहे थे ग्रामसी और जिससे उनकी शक्ति की अवधारणा सामने आती है, वह मुख्य समस्या यह थी कि आखिर जिस तरीके से मार्क्स और एंगल्स ने कहा था कि विकसित पूंजीवादी देशों में क्रांति होगी, वैसा क्यों नहीं हुआ। और इनका मानना था एंटोनियो ग्राम्सी का कि असल में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो प्रभुत्वशाली वर्ग थे या जो पूंजीपति वर्ग था उसने हेजेमनी अपनी कायम कर ली। उसने इस तरीके से शासन करना शुरू कर किया जिससे कि जो जिन वर्गों का शोषण हो रहा था उन्हें यह एहसास होने लगा कि असल में यह पूरी जो व्यवस्था है वह उनके फ़ायदे के लिए काम कर रही है। और जो ग्राम्सी हैं वो ये मानते हैं हेजेमनी के बारे में या फिर वर्चस्व के बारे में कि यह पूरी तरीके से सांस्कृतिक साधनों द्वारा समाज पर नियंत्रण करना ही वर्चस्व या हेजेमनी होता है। और वे राज्य सत्ता के दमनकारी कार्यों और शक्ति वर्ग की सहमति उत्पन्न करके समाज को नियंत्रित करने की क्षमता के बीच में अंतर करते हैं। यानी कि एक तरीके से जो राज्य होता है वो दमनकारी कार्य करता है, उसके पास पुलिस होता है, उसके द्वारा वह विभिन्न वर्गों को नियंत्रित कर सकता है। और दूसरा होता है कि वह एक तरीके से हेजेमनी कायम करके ऐसा करने का प्रयास कर सकता है। शक्ति का प्रयोग, ये इस बात पर ग्राम्सी जोर देते हैं कि वह सिर्फ दमन या बल प्रयोग से नहीं होता है बल्कि उसके लिए एक निर्देशन भी अनुपूरक की भूमिका निभाता है। तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि जो ग्राम्सी की जो शक्ति की अवधारणा है वह सरल मार्क्सवादी समझ से अलग है। सरल मार्क्सवादी समझ जो मुख्य रूप से मार्क्स और एंगल्स की लेखन में सामने आता है और बाद में उसे जिसे हम आधिकारिक मार्क्सवाद बोलते हैं जो सोवियत यूनियन में आया उसमें भी बढ़ावा दिया गया। उसमें माना जाता था कि राज्य को शासक वर्ग का, राज्य जो होता है वो शासक वर्ग के हितों को पूरा करने वाला एक दमनकारी साधन होता है। और ग्राम्सी इस राज्य की जो ये पूरी अवधारणा है उससे वो आगे जाते हैं और वह एक राज्य की ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सावयवी या एक ऑर्गेनिक कल्पना प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और वो बताते हैं कि राज्य में दो तरह के समाज होते हैं। एक राजनीतिक समाज होता है, पॉलिटिकल सोसाइटी, जो कि राज्य का दमनकारी संयंत्र होता है। दमनकारी संयंत्र का मतलब यह है कि इसमें पुलिस आ जाएगी, इसमें सेना आ जाएगा, इसमें तरह तरह के कानून आ जाएंगे जिसके द्वारा राज्य जिन वर्गों पर इसे नियंत्रण करना होता है उनको नियंत्रित करता है। यानी कि अगर हम एक ज़रूरत से ज़्यादा, अगर हम शोषित वर्ग से हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा विरोध करेंगे तो हमें हमेशा इस बात का डर रहेगा कि पुलिस के द्वारा, सेना के द्वारा या फिर कई तरह के जो कानून हैं उनके द्वारा हमारा दमन किया जा सकता है। तो एक दमन का तरीका है राज्य के पास, लेकिन ये सिर्फ राज्य का एक भाग होता है, इस बात पर ग्राम्सी ने जोर दिया। दूसरा जो भाग होता है वो नागरिक समाज का होता है और नागरिक समाज में प्राकृतिक और समझौता आधारित निजी साहचर्य, निजी समूह होते हैं। प्राकृतिक में परिवार हो सकता है, समझौता आधारित में हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हम क्लब बनाते हैं, हम तरह तरह के संगठन बनाते हैं। तो ये नागरिक समाज के जो पूरे जो संगठन के रूप में सामने आते हैं। अब तो दो भागों में जो ये समाज को बांटते हैं उनका ये मानना है कि असल में नागरिक समाज के द्वारा ही हेजेमनी कायम किया जाता है। नागरिक समाज के भीतर ही सामाजिक संबंधों और विचारों का एक ऐसा जाल बनता है जो प्रभुत्वशाली वर्ग की हेजेमनी का निर्माण करता है। ग्राम्सी हेजेमनी के उदाहरण के रूप में दुनिया के नक्शे में उत्तर या दक्षिण के वर्णन को स्वाभाविक मानने की प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। ग्राम्सी के अनुसार यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है बल्कि यह ऐतिहासिक सांस्कृतिक निर्माण है। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको थोड़े उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करें तो हम एक उदाहरण पे विचार करते हैं जिसे कहा जाता है मिडिल ईस्ट का कॉन्सेप्ट। अब ये जो हमारे जब हम समाचार सुनते हैं तब भी ये बात बार बार सामने आती है कि मिडिल ईस्ट में ये हो रहा है, मध्य पूर्व में ये हो रहा है। और जब हम समाचारों में सुनते हैं कि मध्य पूर्व के देशों में ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारे दिमाग में नक्शा बन जाता है कि मध्य पूर्व का यहाँ पर मतलब क्या है। मध्य पूर्व का मतलब हुआ खाड़ी के देशों से यहाँ पर मुख्य रूप से। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये मध्य पूर्व हिंदुस्तान के लिए मध्य पूर्व नहीं है,
ये मध्य पूर्व अमेरिका और यूरोप के हिसाब से मध्य पूर्व है। लेकिन ये जो शब्द है जो एक पूरी तरीके से प्रचलन में आ चुका है, तो उस शब्द को जब हम पूरी तरीके से एक स्वाभाविक शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रामसी का कहना है कि असल में हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये एक तरह की हेजेमनी हमारे विचारों के ऊपर कायम हो चुकी है और इसी हेजेमनी के माध्यम से हमें चीज़ों को समझने की आदत बनाई जा चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि जो ग्रामसी की जो पूरी रूपरेखा है उसमें उनका जोर इसी बात पर है कि जो स्कूल होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, जो तरह तरह के क्लब होते हैं, उनके माध्यम से जो पूंजीपति वर्ग होता है या जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है वह अपने शक्ति का प्रयोग करता है और अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए वो सेना, पुलिस और दूसरे तरीके के दमनकारी संयंत्रों को एक तरफ रखता है, लेकिन उसका ज़्यादा जोर इस बात पर होता है कि खुद लोग इस बात को समझें कि जो वर्तमान शासन है, जो वर्तमान व्यवस्था है, वह उनके पक्ष में काम कर रही है और इस लिहाज से वो नागरिक समाज के भीतर तरह तरीके से एक तरीके की समझ बनाता है। अगर हम ग्रामसी के विचारों को और थोड़ी गहराई में जाकर देखें तो ग्रामसी इसमें परिवर्तन का रास्ता भी बताते हैं कि किस तरीके से नागरिक समाज के भीतर कुछ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स आकर लोगों के भीतर यह चेतना भर सकते हैं कि असल में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव की मांग करने की ज़रूरत है। और ग्रामसी का यह भी मानना है कि जो पूरी जो हेजेमनी काम करती है वो सिर्फ सहमति इस बारे में तैयार नहीं करती है कि जो वर्तमान व्यवस्था है वो अच्छी है, बल्कि जो राज्य होता है वह कई बार इस नागरिक समाज के द्वारा आने वाली मांगों को स्वीकार भी करता है। तो एक अलग तरह का एक लेन देन की एक व्यवस्था होती है, लेकिन जो मोटी चीज़ है, जो मुख्य चीज़ है, वह यह है कि सांस्कृतिक स्तर पर लोगों के भीतर या जिनके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उनके भीतर यह भरोसा जगाया जाता है कि असल में यह जो वर्तमान व्यवस्था है वह पूरी तरीके से उनके पक्ष में काम करने वाली व्यवस्था है और इसे कायम रखने की ज़रूरत है। तो इस रूप में ग्रामसी ने पूरी की जो शक्ति के प्रयोग की पूरी अवधारणा है उनको प्रस्तुत किया। शक्ति के संबंध में नारीवादियों का विचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर हम शक्ति के काम करने के तरीके को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं अपने समाज के स्तर पर, तो हमें शक्ति के बारे में जो नारीवादियों की जो पूरी विवेचना है, उनकी जो पूरी अवधारणा है, उसको बहुत ही गहराई से समझने की ज़रूरत है। जो सबसे शुरुआती बात हमें नारीवाद के बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है वह यह है कि जब भी हम नारीवाद की बात कर रहे हैं तो हम किसी एक ऐसे चिंतन की बात नहीं कर रहे हैं जो बिल्कुल एक रूप है, जिसमें कि हर कोई एक तरह की बातें कर रहा है या जिसमें सभी लोग कुछ 10, 15, 20 बिंदुओं पे पूरी तरीके से सहमत हैं। असल में नारीवाद के भीतर भी बहुत ज़्यादा विविधता है और इसकी विवेचना मैं अगले कुछ मिनटों में करूँगा, ख़ास तौर पे शक्ति के संदर्भ में। लेकिन मोटे तौर पर हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम नारीवाद के भीतर शक्ति की बात करते हैं तो नारीवाद में यह माना जाता है कि जो शक्ति है वो पितृसत्ता के माध्यम से काम करती है, यानी कि पितृसत्ता के माध्यम से शक्ति का प्रयोग महिलाओं के ऊपर किया जाता है। नारीवाद के अनुसार महिलाओं के दमन या अधीनता का मसला सिर्फ किसी व्यक्ति के व्यवहार या किसी व्यक्ति की ताकत या कमजोरी से नहीं जुड़ा है। असल में पितृसत्ता की विचारधारा की संरचनात्मक सक्रियता द्वारा महिलाओं पर प्रभुत्व कायम रखा गया है। इन्हें अधीनता की स्थिति में रखा गया है और संसाधनों में बराबर हिस्सा नहीं दिया गया है। और पितृसत्ता का अर्थ क्या है? आदमियों के प्रभुत्व की एक ऐसी व्यवस्था जो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी स्तरों पर काम करती है। मोटे तौर पर अगर हम पितृसत्ता को समझना चाहते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यह मानकर चला जाता है कि ये जो पूरी दुनिया है उस दुनिया के केंद्र में पुरुष हैं और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वह उनकी हिसाब से तय की गई हैं, उनकी भलाई के लिए, उनकी खुशी के लिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मिले इसके लिए। और नारीवाद के भीतर यह माना जाता है कि इसी पितृसत्ता के माध्यम से नारी का शोषण होता रहा है, यानी कि अगर नारी के लिए कुछ खास तरह की भूमिकाएं तय कर दी गई हैं तो उन खास तरह की भूमिकाओं को तय करने में हम इस तरह के शक्ति का प्रयोग देख सकते हैं। और अगर हम अपने आम जनजीवन में देखें, आम जिंदगी के कई उदाहरणों पर विचार करें तो इस तरह की बातें काफ़ी स्पष्ट रूप से सामने आ सकती हैं।
जैसे कि जो मोटे तौर पर लिंग और जेंडर का विभेद किया जाता है और इस बात को रेखांकित किया जाता है कि जो जेंडर है वो सामाजिक रूप से निर्मित है, तो यह जेंडर का निर्माण भी महिलाओं के ऊपर शक्ति के प्रयोग का एक तरीका है। यानी कि कुछ ऐसे काम मान लिए जाते हैं जो कि महिलाओं के काम माने जाते हैं, कुछ दूसरे तरह के ऐसे काम होते हैं जो कि पुरुषों के लिए मान लिए जाते हैं, और इसमें महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के खिलाफ शक्ति का प्रयोग होता है। एक जो महत्वपूर्ण बात हमें याद रखने की ज़रूरत है पितृसत्ता के बारे में, वह यह है कि पितृसत्ता सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ खास तरीके के मानक हैं, तो जो मोटे तौर पर पुरुषों की भलाई के लिए हैं, लेकिन कई बार इसका शिकार खुद पुरुष भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर इस पितृसत्ता के माध्यम से कुछ ऐसे मानक बने हुए हैं जिनके हिसाब से स्त्रियों को व्यवहार करना है, और कुछ ऐसे मानक बने हुए हैं जिनके हिसाब से पुरुषों को व्यवहार करना है। तो अगर एक स्त्री उस मानक को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है तो उसके खिलाफ शक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन अगर एक पुरुष भी इस तरीके के मानक से अलग हटता है तो उसे कई तरह से हिंसा या कई तरह के सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आज के दौर में भी यह माना जाता है कि जो पुरुष होते हैं वह खास तौर पर सार्वजनिक रूप से अपनी दुर्बल भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से वह अपने आंसू नहीं गिरा सकते हैं, वो रो नहीं सकते हैं। और जब कोई लड़का या कोई पुरुष सार्वजनिक रूप से यह करता है तो उसे एक तरीके से मजाक का या उसे हीन मानने की एक पूरी प्रवृत्ति सामने आ जाती है। तो इस रूप में नारीवाद के भीतर पितृसत्ता एक ऐसी संरचना के रूप में सामने आती है जो यह मानती है कि इसी के माध्यम से नारियों के ऊपर एक तरीके से शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही जो चीज़ जो मैंने अभी बताई वो ये कि वो इसमें पुरुष भी कई बार एक तरीके से हिंसा या बहिष्करण का या फिर शक्ति के प्रयोग का उनके ऊपर भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, या वो भी इस तरीके से एक हिंसक स्थिति का शिकार हो जाते हैं। जो पितृसत्ता के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि पितृसत्ता के भीतर कुछ महिलाओं को थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन शक्ति पूरी तरीके से पितृसत्ता द्वारा तय किए गए नियमों के भीतर ही काम करती है। मसलन हमारे देश में महिलाओं को सास के रूप में कुछ शक्ति हासिल होती है, लेकिन आदमियों की बहनों, बेटियों या पत्नियों के रूप में उन्हें कोई शक्ति हासिल नहीं होती है। एक तरीके से यहाँ पर मुख्य बात यह है कि हमें अपने समाज में जब इस तरीके की भूमिकाओं को जो पितृसत्ता ने तैयार किए हैं जब हम देखेंगे तो हमें महिलाएं कुछ सशक्त भूमिका में नज़र आती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो जो पूरी भूमिका होती है वो पुरुषों के बरक्स तैयार होती है, और उसमें फिर उनकी भूमिका एक तरीके से एक बने हुए नियम कायदे के भीतर काम करती है, और उसके बाहर जाकर वो एक अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकती हैं। तो इस लिहाज से जो पितृसत्ता होती है वह अपने जो उसके शिकार लोग होते हैं, जो अधिकांशतः महिलाएं होती हैं और कुछ पुरुष भी होते हैं, उनको नियंत्रित करने का काम करती है। पितृसत्ता के बारे में जो एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पितृसत्ता को हम एक समरूप संरचना नहीं मान सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि नारीवाद अपने आप में कोई एक समरूप संरचना नहीं है, यानी कि विभिन्न ऐतिहासिक दौरों में, भौगोलिक क्षेत्रों और सांस्कृतिक समुदायों में अलग अलग तरह की पितृसत्ता होती है तथा जाति, धर्म आदि कई रूपों से इनका जुड़ाव होता है। यानी इसका अर्थ यह है कि अगर हम कहें कि एक शहर है जो बहुत ज़्यादा विकसित है गांव की तुलना में, वहाँ पर पितृसत्ता नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ भी पितृसत्ता अपनी भूमिका निभाती है और वह महिलाओं को नियंत्रित करती है, लेकिन उसके जो मानक होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं गांवों की तुलना में। उसी तरीके से एक ऐसा समाज जहाँ पर महिलाओं को धर्म के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, मिसाल के तौर पर तालिबान के नियंत्रण वाले हम अफगानिस्तान के उदाहरण पर विचार कर सकते हैं, तो उस समाज में जब महिलाओं पर नियंत्रण किया जाता है तो वो पितृसत्ता का एक अलग रूप होता है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के समाज में धर्म के नाम पर महिलाओं को नियंत्रित नहीं किया जाता है, या हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में धर्म के नाम पर महिलाओं को नियंत्रित नहीं किया जाता है। ये तीनों ही जगहों पर पितृसत्ता अभी भी, ऐसा नारीवादी दावा करती हैं, काम करती है, लेकिन इसका स्वरूप अलग अलग होता है।
अफगानिस्तान में वो एक अलग स्वरूप में सामने आएगी, हिंदुस्तान में वो एक अलग स्वरूप में सामने आएगी, और अमेरिका या यूरोप के अन्य देशों में वो एक अलग रूप में सामने आएगी। इसलिए पितृसत्ता के बारे में जब भी विचार करें तो हमें ये मानकर चलने की ज़रूरत है कि शक्ति के प्रयोग की जो संरचना है वो अलग अलग देशों में, अलग अलग सांस्कृतिक समूहों में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से काम करती है। और जो विभिन्न नारीवादी परंपराएं हैं उन्होंने पितृसत्ता की अपनी अवधारणा प्रस्तुत की है, और इस संदर्भ में मैं 3 नारीवादी अवधारणाओं के बारे में थोड़े बहुत बिंदुओं को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। इसमें एक उदारवादी नारीवाद है, दूसरा मार्क्सवादी नारीवाद है, और तीसरा रेडिकल नारीवाद है। उदारवादी नारीवाद में यह माना जाता है कि ये जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय की संकल्पनाएं हैं उनमें अपनी कमियां हैं, क्योंकि इसमें जेंडर की उपेक्षा की गई है। यानी कि जिस रूप में स्वतंत्रता की बात कही जाती है वह स्वतंत्रता स्त्रियों को नहीं दी गई है, ठीक है। जो समानता की बात कही गई है उस समानता के स्तर में भी जो स्त्रियां हैं उनके लिए वो स्थिति समान नहीं बनाई गई है। एक उदाहरण मैं देता हूं जिसके माध्यम से चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी। जैसे मान लीजिए कि यह कहा जाता है कि एक नौकरी है जिसके लिए स्त्रियों और पुरुषों या लड़के और लड़की दोनों को बराबर मौका दिया जाएगा, लेकिन जो उदारवादी पूरी संकल्पना है, ऐसा नारीवादी दावा करती हैं, उसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया जाता है कि परिवार के भीतर से वहाँ भी लड़के और लड़कियों को बराबर मौका मिले ताकि वह इस प्रकार की नौकरी हासिल कर पाएँ। तो मोटे तौर पर यह एक तरह की ऐसी औपचारिक समानता बन के रह जाती है या ऐसी औपचारिक स्वतंत्रता बन के रह जाती है जहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं मिलती है। ठीक उसी तरीके से जो उदारवादी न्याय की संकल्पना रही है उसकी बहुत से नारीवादियों ने आलोचना की है। जब हम न्याय के विषय पर बात करेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे, पर उनका मुख्य रूप से कहना यह है कि ये जो न्याय की जो पूरी अवधारणा है उसमें स्त्रियों की उपेक्षा की जाती है और परिवार के दायरे पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये उदारवादी नारीवाद है जिसमें कि पितृसत्ता की व्याख्या इस प्रकार से करते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि जो सार्वजनिक जीवन है, जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणाएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समान बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस रूप में लाया जाए जिससे वो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए बराबर हों और एक तरीके से समानता की स्थिति लाई जाए। जो मार्क्सवादी नारीवाद या कई बार से समाजवादी नारीवाद कहते हैं, उसमें 2 तरह की बात होती है। एक तो ये है कि वो खुद मार्क्सवाद के भीतर जो वर्ग के संकल्पना में जेंडर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया उसकी आलोचना करते हैं और करती हैं ये नारीवादी। और दूसरा इनका ये मानना है कि असल में जो पितृसत्ता है वो पूंजीवाद के साथ मिलकर काम करता है और अगर महिलाओं के लिए एक बेहतर स्थिति बनानी है तो इस बात की ज़रूरत है कि पूंजीवाद को भी खत्म किया जाए। जो रेडिकल नारीवादी हैं उनका यह मानना है कि जीवन के हर आयाम पर पितृसत्ता का प्रभाव है और इसमें वो खासतौर पे निजी जीवन यानी कि जो जीवन से जुड़ा पहलू होता है, सेक्सुअलिटी से लेकर पति पत्नी के संबंधों से लेकर हर स्तर के संबंध पर पितृसत्ता के काम को ये देखती हैं। और इनका ये मानना है कि असल में अगर हम वास्तव में एक ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जहाँ पर महिलाओं के ऊपर पितृसत्ता का कोई वर्चस्व ना हो तो पूरी तरीके से पितृसत्ता को खत्म करने की ज़रूरत है। तो जो मुख्य बात है वो ये है कि नारीवाद के भीतर जो शक्ति का जो पूरा विश्लेषण है उसकी बुनियाद में पितृसत्ता है और पितृसत्ता के जो काम करने के तरीके हैं उसमें स्त्रियों को मुख्य रूप से और कुछ हद तक पुरुषों को भी शक्ति के अधीन माना गया है। और इसके साथ ही इसमें जो नारीवाद के भीतर जो प्रमुख बात है वो ये है कि अलग अलग तरीके से पितृसत्ता के काम को और इससे उबरने के उपायों के बारे में बताया गया है। तो अभी मुख्य रूप से हम इस बात को ध्यान में रखें कि पितृसत्ता एक ऐसी श्रेणी है जिसके द्वारा नारीवादी मानती हैं कि जो पूरी शक्ति की संकल्पना है वो काम करती है। शक्ति के बारे में समकालीन समय में उत्तर आधुनिकतावादी और ख़ास तौर पे फूको के विचारों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। फूको एक ऐसे विचारक के रूप में सामने आए हैं जिन्होंने शक्ति के बारे में हमारी समझ को एक रेडिकल तरीके से बदलने का काम किया है। आमतौर पर शक्ति को ये माना जाता रहा है कि वो प्रभुत्व कायम करने का काम करती है, हेजेमनी का काम भी करती है, लेकिन फूको ये बताते हैं कि असल में शक्ति
हमारे जीवन में उसी तरीके से मौजूद है जैसे इंसान के शरीर में या किसी भी प्राणी के शरीर में रक्त केशिकाएं मौजूद होती हैं। जैसे रक्त केशिकाएं शरीर के हर भाग में मौजूद होती हैं, वैसे ही शक्ति जीवन के हर भाग में, हर संबंध में मौजूद है। फूको ये मानते हैं कि शक्ति उत्पादक है, अर्थात शक्ति पहचान और व्यक्तिपरकता का निर्माण करती है। अर्थात हम जो कुछ भी अपने बारे में ये बोलते हैं, समझते हैं, वो शक्ति के द्वारा सामने आता है। इस बिंदु पे मैं थोड़े विस्तार से कुछ देर बाद बात करूँगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको ये बताने की कोशिश की कि शक्ति रक्त केशिकाओं की तरह समाज के हर हिस्से में पहुँची हुई है और शक्ति जो है वो हमें एक पहचान देकर हमारे ऊपर नियंत्रण करने का काम करती है। इस संदर्भ में शक्ति के बारे में गवर्नमेंटैलिटी की जो एक पूरी अवधारणा फूको प्रस्तुत करते हैं, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फूको मानते हैं कि गवर्नमेंटैलिटी या प्रशासनिकता के संयंत्र द्वारा हम गवर्नेंस या अभिशासन के सब्जेक्ट बन जाते हैं। प्रशासकीयता का अर्थ है आधुनिक समय में बढ़ता समरूपीकरण। गवर्नमेंटैलिटी सामान्यीकरण द्वारा काम करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति को प्रभुत्वशाली मानक के अनुसार बनने के लिए मजबूर किया जाता है। अब हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंटैलिटी में शक्ति का केंद्र कहीं एक स्थान पर केंद्रित नहीं होता है, बल्कि अलग अलग दायरे बने होते हैं और हर दायरे में एक कुछ शक्ति निहित होती है, पर एक अलग जो उसके बाद का दायरा होता है वो उसे नियंत्रित करने का भी काम करता है और एक तरीके के समरूपीकरण पर इसमें जोर दिया जाता है। समरूपीकरण का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक खास तरह का मानक है, एक खास तरह का विमर्श चलता है जिसके हिसाब से हर व्यक्ति को खुद को ढालना होता है, जिसमें एक सामान्य की अवधारणा होती है कि नॉर्मल क्या है और उस नॉर्मल के अनुसार ही हर व्यक्ति को व्यवहार करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस बात पर विचार करें कि मनुष्य में जो एक संबंध होता है वो किस तरीके के संबंध को नॉर्मल या सामान्य माना जाए, तो यह आधुनिकता के साथ इस विचार ने और ज़्यादा जोर पकड़ा कि असल में पुरुष और नारी के बीच में संबंध या हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन को ही सामान्य या नॉर्मल माना जा सकता है और इससे अलग अगर कुछ भी है तो वो गलत है। तो एक लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि फूको इस बात पर जोर देते हैं कि जो शक्ति है वो हम सब पर जो काम करती है वो इस रूप में करती है कि हमें हमेशा खुद को जो नॉर्मल होता है, जो सामान्य होता है, उस ओर खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होता है। और फूको के विचारों में ज्ञान और शक्ति की संकल्पना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। फूको का मानना है कि ज्ञान पहले से ही शक्ति संबंधों से निकलता है। कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज्ञान उत्पन्न किया जाता है और हम अगर ज्ञान के इस पूरे संदर्भ को समझें तो ज्ञान और गवर्नमेंटैलिटी हमें सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट का यहाँ तीन अर्थ हो सकता है। अगर हम इंग्लिश वर्ड सब्जेक्ट पे की बात करें तो एक तो होता है यह स्वतंत्र कर्ता, दूसरा होता है विवेकशील व्यक्ति और तीसरा ऐसा व्यक्ति जो किसी के अधीन हो। जिस क्षण आप खुद को सब्जेक्ट या कर्ता के रूप में पेश करते हैं उसी समय आप गवर्नमेंटैलिटी के संयंत्र के अधीन हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब हमें धीरे धीरे ज्ञान मिलता है अपने बारे में और हम खुद को जानने की शुरुआत करते हैं तो उस ज्ञान के साथ ही हम अपने आप को एक सीमित दायरे में बंधा हुआ पा सकते हैं और यह असल में हमारे ऊपर शक्ति के प्रयोग के रूप में है। मिसाल के तौर पर जब एक बच्चे का जन्म होता है और जब उसे यह एहसास होता है कि वो लड़का या लड़की है और यह एहसास उसे ज्ञान के द्वारा होता है, फिर और जब वो कुछ बड़ा होता है और उसे यह एहसास होता है कि वह किस देश का है, किस धर्म का है, उसे किन किन चीज़ों को मानना है, तो उस हर एक पहचान के साथ, उस हर एक ज्ञान के साथ वह एक तरह की शक्ति के नियंत्रण में आता जाता है। अर्थात अगर किसी चाइल्ड को, किसी बच्चे को यह एहसास होता है कि वह लड़का है तो उसे इस बात की का भी एहसास होने लगता है कि वो क्या क्या कर सकता है या क्या क्या नहीं कर सकता है। उसी तरीके से जब उसे यह एहसास होता है कि वो किसी एक देश का नागरिक है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, तो उसके साथ साथ उसके ऊपर एक तरह की शक्ति का प्रभाव आ जाता है जिससे वो बाहर नहीं जा सकता है, बल्कि वह उसी शक्ति के साथ रहते हुए उसी शक्ति की अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश करता है। तो भले ही ज्ञान के द्वारा हमें
कुछ शक्तिशाली होने का एहसास हो, कुछ नए तरह की चीज़ों को समझने का एहसास हो, लेकिन फूको इस बात को रेखांकित करते हैं कि असल में वहाँ शक्ति काम कर रही होती है और वह शक्ति हमें एक निश्चित दायरे में बांधती है और हमारे ऊपर वो एक पावर के रूप में हमेशा काम करती है। और इसके कई तरह के उदाहरण हम देख सकते हैं और अक्सर ये उदाहरण अगर हम जेंडर संबंधों में देखें, जिसके बारे में हम नारीवादी चिंतन में बात कर रहे थे, तो वहाँ हमें मिल सकता है। अगर हम इसका उदाहरण धर्म के रूप में देखें तो वहाँ हमें इसका उदाहरण मिल सकता है। अगर हम इसका उदाहरण भाषा के अर्थ में देखें तो वहाँ भी एक सामान्यीकरण की प्रवृत्ति सामने आती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फूको इस बात पर जोर देते हैं कि जो शक्ति है वो हर संबंध में मौजूद है। शक्ति ज्ञान के द्वारा खुद को आगे बढ़ाती है और जो व्यक्ति इसके अधीन होता है वह हमेशा ही खुद को इस शक्ति द्वारा तय किए गए मानकों के हिसाब से सामान्य बनाने की कोशिश करता है। और जब हम खुद को परिभाषित करते हैं तो हम असल में इस चीज़ को अव्यक्त कर रहे होते हैं कि एक ऐसी परिभाषा है जो हमारे ऊपर कहीं बाहर से आरोपित की गई है। और वो शुरुआत हो सकती है इस चीज़ से कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं। अगर किसी व्यक्ति से ये सवाल पूछा जाए कि आप कौन हैं और वो उसका जो भी जवाब देता है फूको के अनुसार वह इस बात को बताता है कि वो किस तरीके से शक्ति के अधीन है। और अगर वो खुद को ये कहने की कोशिश करता है कि वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, या अगर वो इस रूप में खुद को ले आता है कि वह लड़का है, वह लड़की है, वह हिंदी बोलता है, वो अंग्रेजी बोलता है, तो हर एक चीज़ में एक तरीके से शक्ति समाहित होती है। तो ये जो फूको की अवधारणा है वो शक्ति की एक रेडिकल अवधारणा प्रस्तुत करती है। लेकिन यहाँ निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक बिंदुओं को रेखांकित करना चाहूँगा, खासतौर पर फूको के विचारों में, कि फूको इस बात पर भी जोर देते हैं कि जहाँ शक्ति होती है वहाँ उसका प्रतिरोध भी होता है। तो शक्ति किस तरीके से काम कर रही है, अगर हमें इसको समझना है तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि किन स्थानों पर किस तरीके से लोग उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और उस हिसाब से फिर शक्ति के प्रतिरोध को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है। और उसमें जो उदाहरण के तौर पे एक विकास की हम अवधारणा लेते हैं तो उसमें विकास का क्या मतलब है, उसकी एक सामान्य या एक जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल परिभाषा हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन फूको का जोर इस बात पर है कि अगर हम ये देखेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे समूह हैं जो इस तरह की अवधारणा का विरोध कर रहे हैं, तब शायद हम ज़्यादा आसानी से पहचान पाएंगे कि वहाँ किस प्रकार की शक्ति काम कर रही है। तो एक प्रतिरोध की बात भी फूको के लेखन में उभर कर सामने आती है। अब अगर हम निष्कर्ष के रूप में जो हमने चर्चा की उसकी बातों को समझने की कोशिश करें तो एक शुरुआती बिंदु जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि असल में शक्ति एक विवादास्पद अवधारणा है, वहाँ से हम एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं कि जितने तरह की व्याख्याओं को हम लोगों ने पढ़ा, हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई एक ऐसी व्याख्या है जो अपने आप में पूरी तरीके से सच है, लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि शक्ति एक ऐसी अवधारणा है जो हमारे जीवन में सामान्य रूप से और राजनीति सिद्धांत और राजनीति विज्ञान में विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और अगर हम मानव के संबंधों को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, उसे ज़्यादा अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो हमें इस शक्ति की अवधारणा के बारे में एक पूरी तरीके से समझ बनानी होगी। और जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक लगातार गतिशीलता हम देख सकते हैं, नए नए तरह की व्याख्याएं सामने आ रही हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि शक्ति जो है वो सिर्फ राज्य स्तर पर काम कर रही है, ये व्यक्तियों के संबंधों में, समूहों के संबंधों में काम कर रही है। और यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमें लगातार चिंतन करने और सोचते रहने की ज़रूरत है। तो आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं विराम दूंगा। अगले व्याख्यान में हम एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।